देखो वो नंबर वो डीमार्कस का वाला होता है हैं? डीमार्कस ला वेन डायग्राम बनाना दी वेन डायग्राम कपड़ा मेरा कहाँ गया? क्या है ड्रा दी 5 नंबर में ड्रा दी वेन डायग्राम ठीक है। नंबर फर्स्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दूसरा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तीसरा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और चौथा ए डैश यूनियन बी डैश इनका वेन डायग्राम खींचना। तो वेन डायग्राम खींचने के लिए क्या करेंगे? देखो नंबर फर्स्ट जैसे वेन डायग्राम ऑफ नंबर फर्स्ट तो क्या वेन यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट है ना। तो देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट इस प्रकार सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें ये लिख दिया ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब एक सेट बनाते हैं ऐसे, और दूसरा सेट है ये ऐसे, ये भी। अब यहाँ पे ए यूनियन बी जब निकालेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि यू का वे हिस्सा जिसमें ए यूनियन बी ना हो, ये यूनियन बी का कहने का मतलब ये वाला पार्ट। ये यूनियन बी में क्या होगा? ये अभी पूरे आ जाएंगे, कॉमन वाले के बाद लिखा जाता है ना। ये यूनियन बी को छोड़कर शेष हिस्सा यू का क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी को छोड़कर यू का शेष हिस्सा, यू का यूनिवर्सल सेट का शेष पार्ट। तो ये ए यूनियन बी ये होगा, ए में जो मेंबर हो बी में जो मेंबर हो, तो ए यूनियन बी में आ जाते हैं। जो कॉमन रहता है तो कॉमन वाला एक ही बार लिखा जाता है ना। तो ए यूनियन बी ये हुआ। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जिसमें ए यूनियन बी के मेंबर ना हो। तो ए यूनियन बी का पोर्शन तो ये हुआ, तो यू का शेष हिस्सा क्या होगा? कहा जाए कि एमपी और यूपी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो एमपी और यूपी को छोड़कर पूरा इंडिया, एमपी और यूपी को छोड़कर पूरा इंडिया। ठीक है, तो किसका डायग्राम हुआ? ये यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में वैसे भी जानते हो क्या लिखा है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश, नहीं डीमार्गन लॉ से बाई डी मार्गन्स लॉ। ए यूनियन बी का होल, वही आ गया। देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और पहला पार्ट यही है। तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम वही होगा जो ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट दोनों वैल्यू सेम,
डिमॉर्गन्स लॉ से। वही डायग्राम हो गया इसी प्रकार। ये यू ये है ये बी। ये इन बी को छोड़कर यू का शेष हिस्सा, यू का शेष पार्ट है ना, शेष हिस्सा वही हुआ। अब तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट वेन डायग्राम ऑफ क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी तो ये होगा ना, देखो ये वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका इस हिस्से का कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा? पूरा पोर्शन यू सही, ठीक है। इसका डायग्राम ऐसे बनाओ, ए इंटरसेक्शन बी भर को छोड़कर बाकी सब यू का हिस्सा। ये होगा ए, ये बी, ये इंटरसेक्शन बी है। इसको इस वाले हिस्से को छोड़ दो, बाकी सबको सेपरेट कर दो। हाँ ये सब हो ये ये वाला भी हो गया ना पूरा। ए इंटरसेक्शन बी वाले हिस्से को छोड़ करके शेष सब एक है, ठीक है। चौथा पार्ट क्या है? चौथा क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी का होल पाई बी डिमॉर्गन लॉ। इसका जो वेन डायग्राम होगा वही इसका भी होगा। इसका वेन डायग्राम अभी बना चुके हैं, ठीक है। वही इसका वेन डायग्राम हम यहाँ शो कर देते हैं, एक बार और बना लो, यही होगा, ठीक है। एक बार इसे फिर से बना लो। इसी को हम क्या ले सकते हैं? यू माइनस ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर यू का शेष हिस्सा है ना। यहाँ यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़कर यू का शेष भाग इसको शो करेगा। यहाँ भी क्या लिख सकते थे? एक लाइन में लिखना हो जैसे लिख सकते यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए माइनस इंटरसेक्शन बी। ये होता डैश ए डैश बराबर यू माइनस ए। आप देखो आगे
क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। एक सेट ऐसा है, जैसे मान लो 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम 33 अंक नहीं पाए, कम से कम 33 मार्क्स नहीं पाए। इसका मतलब क्या? हाँ, एक सेट ए है जिस सेट में ऐसा ट्रायंगल है जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है। जैसे मतलब एक एंगल भी ऐसा भी हो सकता है कि एक एंगल 60 डिग्री का ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 एंगल 60 डिग्री के ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों एंगल 60 डिग्री के ना हो, तीनों एंगल 60 डिग्री के ना हो। ठीक है, कम से कम बोल दिया, इसका मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3। जैसे मान लो पास होने के लिए कम से कम 33 अंक चाहिए, तो 33 अंक वाला भी पास, 34 वाला भी पास, 35 वाला भी पास, 36 वाला भी पास, 100 तक पास। ठीक है, उसी प्रकार क्या है कि एक सेट ए में ऐसे ट्रायंगल है जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, कम से कम बोल दिया ना, तो कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, वे वाला भी एलिमेंट ए में शामिल है। जिसके 2 एंगल 60 डिग्री के नहीं है, वे वाले ट्रायंगल भी सेट ए में है, और जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के नहीं है, वे वाले भी ट्रायंगल सेट ए में है। ठीक है, तो समझ यूनिवर्सल सेट किसको बनाया जाए? यूनिवर्सल सेट बनाया जाए इसमें सभी ट्रायंगल कंटेन हो, तो सभी ट्रायंगल कंटेन हो तो उनमें से कौन से ट्रायंगल बच जाएगा? इक्विलैटरल वाला, जिसका तीनों एंगल 60 डिग्री का हो। में क्या हो जाएगा? सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए ना, और यू में सभी प्रकार के ट्रायंगल, और ए में कौन ट्रायंगल है जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है। इसका मतलब जिसका एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, वे वाला भी ट्रायंगल उसमें है। जिसका 2 एंगल 60 डिग्री का नहीं है, वे वाला ट्रायंगल भी सेट ए में है। जिसका तीनों एंगल 60 डिग्री के नहीं है, वे भी सेट ए में है। तो टोटल कितने प्रकार के एंगल होते हैं? ट्रायंगल होंगे 4। एक जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, जिसका 2 एंगल 60 डिग्री का नहीं है, जिसका 3 एंगल 60 डिग्री का नहीं है, और तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, तो 4 प्रकार के एंगल होंगे। तो उनमें से 3 प्रकार के एंगल तो सेट ए में शामिल हो गए। तो कौन ट्रायंगल शामिल नहीं है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का करेक्शन, इक्विलैटरल ट्रायंगल का करेक्शन इसमें शामिल नहीं है। जिसका तीनों एंगल 60 डिग्री का हो, वे सेट ए में शामिल नहीं है। सेट ए में कहाँ शामिल है? सेट ए में तो कहता है कम से कम जिसका एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, वे है। जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, इसका मतलब क्या है? ऐसे ट्रायंगल जिसका एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, वे भी ट्रायंगल सेट ए में शामिल है। ठीक है, और जिसका 2 एंगल 60 डिग्री का नहीं है, वे भी सेट ए में शामिल है, और जिसका तीनों एंगल 60 डिग्री के नहीं है, वे सेट ए में शामिल है। कौन? यू में क्या होगा? यू में तो सभी ट्रायंगल है। ठीक है, यू में जब सभी ट्रायंगल हैं, तो एक एंगल ए के जो मेंबर है उनको निकाल दोगे यू से, ए के मेंबर को यू से निकाल दोगे तो क्या आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट में कौन बचेगा? वह ट्रायंगल बचेगा जिसका तीनों एंगल 60 डिग्री के, जिसका 60 डिग्री के हैं, वे ए के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? पास होने के लिए कम से कम 33 अंक चाहिए, कहा जाता है ना, कम से कम 33 अंक चाहिए। जैसे मान लो एक है कमरे में 3 स्टूडेंट रहते हैं, रामा गोविंद पैलेस से कार्ड आता है और उनको एक आदमी देने के बाद कहता है कम से कम एक लोग जरूर आइएगा, कम से कम एक लोग जरूर आइएगा। जब बोला कम से कम एक लोग जरूर आइएगा, इसका मतलब क्या है? एक भी जा सकते हैं, 2 भी जा सकते हैं, और 3 जा सकते हैं। और वो कार्ड देने के बाद ये कहें अधिक से अधिक 2 लोग आना, इसका मतलब क्या है? अधिक से 2 लोग आना, 1 जाओ 2 जाओ, ना जाओ तब भी खुश रहेगा, क्योंकि प्रतिबंध लगा रहे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है उसके यहाँ, इसलिए बोला अधिक से अधिक 2 लोग आना भाई साहब। इसका मतलब क्या है?
न भी जाओगे तो खुश रहेगा, एक भी जाओगे तो खुश रहेगा, दो जाओगे तब भी खुश रहेगा। तो जब अधिक अधिक की बात हो रही है तो कम वाले पक्ष में रहते हैं, और जब कम से कम की बात होती है तो अधिक वाले पक्ष में रहते हैं। ठीक है, तो उसमें कहता है कि ट्रायंगल ए में सेट ए में वे ट्रायंगल कंटेन, सेट ए में वे ट्रायंगल कंटेन है जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है। इसका मतलब जिसका एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है वे ट्रायंगल भी सेट ए में है, जिसका दो एंगल 60 डिग्री का नहीं है वे भी सेट ए में है। ना कम से कम की बात कर रहा है, कम से कम एक लोग आना, एक भी जा सकता है, दो भी जा सकता है और तीन भी जा सकता है, तीनों स्थिति में खुश रहेगा। टेबल में तीनों कंडीशन होगी है ना। तो कहा जा रहा है कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है। तो जिस ट्रायंगल का एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है वे भी इस सेट में है, जिसका दो एंगल 60 डिग्री का नहीं है वे भी सेट ए में है, और जिसका तीनों एंगल 60 डिग्री के नहीं है वे भी सेट ए में शामिल है। तो सेट ए में शामिल कौन नहीं है? जिसका तीनों एंगल 60 डिग्री का है वे नहीं शामिल। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में तो सब प्रकार के ट्रायंगल हुए ना, चारों प्रकार के, पर तीन प्रकार के सेट ए में आ गए, तो एक प्रकार बचा कौन? इक्विलेटरल। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल का कलेक्शन, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कलेक्शन। ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल चार ही प्रकार के होंगे, जिसका एक एंगल 60 डिग्री का ना हो, जिसका दो एंगल 60 डिग्री का ना हो, जिसका तीन एंगल 60 डिग्री के ना हो, जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री को। ठीक है, इसे समझ में आया कि नहीं आया? इसको लिखे देते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना था इसलिए लिख के लाए थे। तो लिखो लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल triangle in a plane, all triangle in a plane। लिख लेगा ना, ये यूनिवर्सल सेट होगा। इफ कैपिटल ए इज द सेट ऑफ all triangle with at least one angle different one angle different from 60। तो व्हाट इज ए डैश निकालो, व्हाट इज ए डैश? तो ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा? यू माइनस ए, यू माइनस ए। ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, तो क्या आ जाएगा? ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। ए डैश इज इक्वल टू क्या आएगा? सेट ऑफ, सेट लिखो, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू, एलिमेंट्स ऑफ यू। ठीक है, विच आर नॉट इन ए, विच आर नॉट इन ए। यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो ए में ना हो, यू के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो ए में ना हो। ठीक है, ए डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे हम यू बराबर लेते हैं तो एक ट्रायंगल इस प्रकार के ले लीजिए, जैसे सुनो, ये मान लो 50 डिग्री का है, तो 50 डिग्री का है तो ये क्या होंगे फिर? 50 डिग्री का तो 50 बचा तो 130 बचा ना, 130
अब एक को 80 का कर देते हैं, 80 और 50 50 50 नहीं 80 नहीं 70 कर देते हैं, 70 और 60 130 हुआ और टोटल 180 आ गया। तो इसका एक एंगल क्या है, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है, 60 डिग्री का नहीं, इसके दो एंगल 60 डिग्री का नहीं है ना, जिसका एक एंगल 60 डिग्री का नहीं है वे भी शामिल है, जिसका दो एंगल 60 डिग्री का नहीं है वे भी शामिल है, और जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के नहीं है वे भी शामिल है। ठीक है, जिसके दो एंगल 60 डिग्री के नहीं है वे भी शामिल है, जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के नहीं है वे भी शामिल है, और यू में वे भी शामिल है जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं। तो वही वाला ट्रायंगल बच जाएगा जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के। ठीक है, जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम से हम जानते हैं। लेकिन इतना आप देखो अभी fill in the blanks to make each of the following true statement. Fill in the blanks. क्वेश्चन नंबर कौन सा 7? Fill in the blanks to make each of the following a true statement. ऐसी चीज को भरना है जिससे स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या है, कोई कहता है कि एमपी और एमपी का कॉम्प्लीमेंट दोनों का यूनियन कर देंगे तो इंडिया आ जाएगा। एमपी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एमपी को छोड़कर इंडिया का शेष भाग। अब बोल दिए क्या एमपी भी और एमपी का कॉम्प्लीमेंट भी दोनों को यूनियन कर देंगे तो आ जाएगा इंडिया, यूनिवर्सल सेट आएगा, नहीं आएगा। ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होगा, यू। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट होता है यू और यू का कॉम्प्लीमेंट फाई। यहाँ लिखो नोट फर्स्ट, फाई का कॉम्प्लीमेंट बराबर यू यूनिवर्सल सेट, नोट सेकंड यू का कॉम्प्लीमेंट बराबर फाई, ये होता है। अब फाई की कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे हम क्या किसका उपयोग करते हैं, यू का, यू और इंटरसेक्शन क्या लिख दिए ए। एमपी और इंडिया का इंटरसेक्शन क्या होगा, एमपी ए है और यूनिवर्सल सेट इंडिया, तो एमपी और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, एमपी ही आएगा। ये तो सबका बाप है, इंटरसेट यूनियन समष्टि सेट है। ठीक है ना, तो यू और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए बराबर ए होगा, ये भर देने से ये ट्रू स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, तीसरा ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए और ए का इंटरसेक्शन एमपी और एमपी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो एमपी और एमपी का कॉम्प्लीमेंट कोई भी फाई होगा, क्या होगा, फाई, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रखेंगे, एमपी और एमपी का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे मान लो ये है, सुन लो, ये हो गया एमपी, एमपी ये हुआ ना, और एमपी का कॉम्प्लीमेंट ये हुआ। तो कौन सा हिस्सा है जो एमपी और एमपी का कॉम्प्लीमेंट दोनों में, कोई नहीं। एमपी में भी हो और एमपी के कॉम्प्लीमेंट में भी, तो ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा क्या है, यू यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट और फिर इंटरसेक्शन ए,
यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू का कॉम्प्लीमेंट 5 इंटरसेक्शन ए। अब फाइव और ए का इंटरसेक्शन कौन सा एलिमेंट होगा? इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट में हो एलिमेंट, तो फाइव में तो कोई एलिमेंट है नहीं, आई में भले चाहे कुछ भी हो, तो जो दोनों में होता है वही ना इंटरसेक्शन में आता है। तो कौन एलिमेंट आएगा इसमें? फाइंड है। फाइव का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड है, ठीक है, बस खत्म हो गया। अब देखो आगे मिसलेनियस स्ट्रक्चर है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स decide among the following sets which set are subset, which set are subset of one and another, उनमें से कौन दूसरे का सबसेट? नंबर ई इक्वल टू क्या दिया है? एक्स सबसेट, एक्स बिलोंगिंग आर, एक्स सेटिस्फाई, एक्स सेटिस्फाई या एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 12 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू का कलेक्शन है सेट ए, और बी क्या है? जिसके मेंबर हैं 2, 4, 6, और सी क्या है? जिसके मेंबर हैं 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, और डी क्या है? जिसके मेंबर है 6। अब देखो यहाँ पे ए सेट किस फॉर्म में लिखा है? सेट होल्डर फॉर्म में, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। एक्स बिलोंगिंग आर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर 12 के 2 फैक्टर 4 दूना 8, 6 दूना 12 है ना, तो माइनस 6x माइनस 2x माइनस 12 गलत होगा, प्लस 12 है, इसमें बना देना। ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले, एक्स माइनस 6 माइनस 2 कॉमन, एक्स माइनस क्या होगा? एक्स माइनस 6 कैसे कॉमन? एक्स इक्वल टू 6, एक्स इक्वल टू कौन एलिमेंट होंगे? 2 और 6, ठीक है ना। तो ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है, तो ए सबसे का बी, और बी के पूरे एलिमेंट सी में कंटेन है, तो बी सबसे का सी, और डी के पूरे एलिमेंट ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तो बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ सी, ठीक है ना। और क्या है? बस इतने लिख देते हैं क्लियरली, all element of set B, clearly E is subset of B, A के all element B में contain है, A is subset of B, और B के all element C में contain है, तो B is subset of C, ठीक है। और D के देखो A सबसेट ऑफ A के पूरे एलिमेंट है C में भी कंटेन है, A सबसेट ऑफ C नहीं,
अब डी तो सबका सबसेट है, डी इज सबसेट ऑफ ए भी, और डी इज सबसेट ऑफ बी भी, और डी इज सबसेट ऑफ सी। कौन सा किसका सबसेट है ये बताना था इसमें। ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन, ए सबसेट बी, बी के पूरे एलिमेंट सी में कंटेन, तो बी सबसेट ऑफ सी, और ए के पूरे एलिमेंट किसमें कंटेन है, सी में भी है, तो ए सबसेट ऑफ सी। और क्या है, डी के तो मेंबर सब में है, 6 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें, तो डी सबसेट होगा हर एक से। ठीक है इतना। अब आगे in each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove it, इसे prove करो, और if it is false, give an example. यदि statement false है तो उसके example दो, और true है तो उसको prove करो। यही ना है क्वेश्चन। तो पहला पार्ट क्या है दूसरे का, क्या लिखा, एक्स बिलोंगिंग ए एंड ए बिलोंगिंग बी, और देन एक्स बिलोंग्स टू बी। ये ट्रू है कि फॉल्स, इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक्स बिलोंगिंग ए, एक सेट लेते हैं इस प्रकार से, और एक सेट लेते हैं बी, ये हो गया मान लो ए, बी लेते हैं इस प्रकार का, तो देखते हैं कि टू बिलोंगिंग, तो टू बिलोंगिंग ए, और यहाँ पे देखो ये वाला एलिमेंट बिलोंगिंग बी, या इस वाले एलिमेंट को ही ए कहते हैं, तो ए बिलोंगिंग बी है कि नहीं, ठीक है। लेकिन टू बी में कहाँ कंटेन है, टू इज नॉट बिलोंग्स टू बी, देखो कहाँ टू, जिसमें ब्रैकेट लगा होता तब ना कहलाता बी का मेंबर, इसमें तो ब्रैकेट लगे नहीं है, तो टू बी का मेंबर नहीं है, जब मीडियम ब्रैकेट लगा होता तब बी का मेंबर है। इसमें कहता है एक हम सेट ए मान लिए और ए सेट बी मान लिए, देखो इसमें देखते हैं कि टू ए को बिलोंग करता है, और ये वाला सेट है, अर्थात ये वाला सेट है बी को बिलोंग करता है, ये सेट बी को बिलोंग करता है, इसी का नाम ये है, ए बिलोंग कर रहा है बी को, फिर भी जो टू बिलोंग इन ए है वो बी में कंटेन नहीं है। गिवन स्टेटमेंट इज क्या है, फॉल्स। वो कहता है कि टू बिलोंग इन ए, और यहाँ पे देखो ए बिलोंग इन बी, बट टू डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ लिखा है एस बिलोंग इन, एस का काम यहाँ टू कर रहा है, एस बिलोंग इन ए, तो हम टू बिलोंग इन ए लिए, फिर क्या कहता है ए बिलोंग इन बी, तो ए बिलोंग इन बी है, ये देखो ये मेंबर बी में कंटेन, तो कहता है एस बिलोंग इन बी भी होगा, एस बिलोंग इन बी कहाँ है, टू नॉट बिलोंग्स टू बी तब है। स्टेटमेंट जो दिया है ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स। कहता है कि जब फॉल्स है तो उसका एग्जाम्पल दो, तो फॉल्स, यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल, यदि फॉल्स है तो उसका एग्जाम्पल दो, और ट्रू है तो उसको प्रूव करो। लेट मान लिए ए इज इक्वल टू ए और बी इज इक्वल टू ए, क्लियरली टू बिलोंग इन ए, और ये सेट है बिलोंग इन बी, तो सेट का नाम ए है, ए बिलोंग इन बी, बट टू डज नॉट बिलोंग्स टू बी, टू डज नॉट बिलोंग्स टू बी। दूसरा पार्ट क्या है इसका, एक्स बिलोंग इन ए, if S belong in A and A belong in B, A belong in B, then S belong in B। ऐसे यही तो क्वेश्चन है ना। सबसे
अरे ये तो बता दिए ना, तो दूसरा दिखाना है ना। दूसरा क्या है? इफ है ए सबसेट बी एंड बी बिलोंग टू सी, देन ए बिलोंग इन सी, देन ए बिलोंग इन सी। इसका कोई एग्जाम्पल लो जिसके ए के पूरे मेंबर बी में कंटेन है और बी के पूरे मेंबर सी में कंटेन है। जैसे हम ये अपने से इच्छा से ले लेते हैं, 1 2 ले लिए और बी के एलिमेंट क्या ले लिए, 1 2 3 ले लिए। 1 देखो ए सबसेट है बी की नहीं, ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है और बी सबसेट सी भी है, बी बिलोंग इन सी है ना, बी बिलोंग इन सी। तो सी एलिमेंट हम इस प्रकार से लेते हैं, सी सेट इसमें 1 2 3 और फिर यहाँ 4 लिख दिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सेट बी इसका मेंबर है कि नहीं, बी बिलोंग इन सी, ये वाला एलिमेंट इसका एक मेंबर है। तो क्या कहता है, ए बिलोंग इन सी है क्या ऐसी कंडीशन में, तो ये एलिमेंट कहाँ है सी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स फॉल्स और यहाँ पे लिखो एग्जाम्पल क्लियरली ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ सी। ए सबसेट ऑफ और बी बिलोंग इन सी है कि नहीं, ये वाला मेंबर है सी में, बी बिलोंग इन सी बट ए डज नॉट बिलोंग टू सी। ये वाला सेट नहीं है सी में, देखो और वो कहता है कि ए बिलोंग इन सी, ए बिलोंग इन सी, तो कोई जरूरी नहीं है कि ए बिलोंग इन सी, ए डज नॉट बिलोंग टू सी है, ठीक है। देख लीजिए इतना। अब देखो तीसरा पार्ट, यहाँ लिख सकते हो सो ए सबसेट बी एंड बी बिलोंग इन सी, नीड नॉट imply that ए बिलोंग इन सी, कोई जरूरी नहीं है कि ए सी में कंटेन है, ठीक है। ठीक है इतना। अब आगे देखो तीसरा पार्ट क्या दिया है, इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी, बी सबसेट सी, देन ए सबसेट सी टू है कि पास वैसे नहीं है। सीधी सबसेट ऑफ एमपी, एमपी सबसेट ऑफ इंडिया, तो सीधी सबसेट ऑफ इंडिया, एमपी सबसेट ऑफ यानी सीधी सबसेट ऑफ एमपी, सबसेट ऑफ इंडिया, तो सीधी सबसेट ऑफ इंडिया हुआ। तो कहता कि जो स्टेटमेंट ट्रू हो उसको प्रूव करो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्रू। अब जब ये ट्रू होगा तो एग्जाम्पल नहीं देना है, इसको प्रूव करना, तो प्रूव करते हैं। देखो प्रूव करने का क्या तरीका, आपको प्रूव करना है कि ए सबसेट सी, तो पहले लिखोगे गिवन ए सबसेट बी एंड बी सबसेट सी, टू प्रूव ए सबसेट सी। अब ए सबसेट सी दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि ए के ऑल एलिमेंट सी में कंटेन, क्या दिखाना पड़ेगा, सी में कंटेन। तो हम ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट, जैसे गांव में खिचड़ी जब पकाते हैं ना चूल्हे में, तो जब खिचड़ी में कुछ चेक करते हैं तो एक दाना निकाल करके चेक करते हैं कि खिचड़ी पकी है कि नहीं। यदि एक दाना पका हुआ है तो क्या डिसीजन पहुंचते हैं, तो पूरी खिचड़ी पक गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दाना से डिसीजन दे देते हो ना। तो हम ए का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट को दिखा देंगे कि उसी में वेरिएट है दी गई कंडीशन की मदद से।
इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट सी में है। और जब ए के सारे एलिमेंट सी में है तो ए सबसेट हो जाएगा सी का। तो हम क्या लेंगे, चावल का एक दाना यानी ए का आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो ए का आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या ले लेते हैं, मान लो एक्स ले लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी टी आर ए आर वाई, एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। दैट इज एक्स बिलोंगिंग टू। अब यहाँ पे दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है कि ए सबसेट ऑफ बी, दिया ना है ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब है ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन है तो एस भी बी में कंटेन होगा, क्योंकि एस ए के ना मेंबर है, ठीक है। बट क्या लिखो, बट ए इज सबसेट ऑफ बी गिवन इम्प्लाइज जो सेट ए के ऑल एलिमेंट बी में कंटेन होंगे, ठीक है। देयरफॉर all element of set A is also contained in B, also contained in B। तो A के सभी एलिमेंट B में कंटेन होंगे। तो जब A के सभी एलिमेंट B में कंटेन होंगे तो सेट A का एक एलिमेंट S है तो ये भी B में कंटेन होगा कि नहीं। तो implies X contain in B। अब देखो जब S belong in B आ गया, ये आपको क्वेश्चन में फिर से दिया है कि B सबसेट ऑफ C। जब B के सबसेट ऑफ C दिया है तो B के सभी एलिमेंट C में कंटेन होंगे नहीं। बट B इज सबसेट ऑफ C गिवन, B इज सबसेट ऑफ C। इसका मतलब B के ऑल एलिमेंट किसमें कंटेन होंगे, C में। B के ऑल एलिमेंट किसमें कंटेन होंगे, so all element of B is also contained in C। इस प्रकार की बहुत सारी थ्योरम है BSc MSc, ये तो आपकी पहली थ्योरम आ रही है इस प्रकार। बट B is subset of C given, so all element of B is also contained in C। जब B के सभी एलिमेंट C में कंटेन है तो B का एलिमेंट S भी ना कंटेन होगा। Implies X belonging C। अब हम शुरुआत में लिए क्या थे, X आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे सेट A का, वही एलिमेंट C में भी चला गया। इसका मतलब सेट A के ऑल एलिमेंट C में होंगे। सेट A का हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे और ये दिखाने में कामयाब हो गए जो कंडीशन दी गई है उनकी मदद लेते हुए। तो वही एलिमेंट जो सेट A का लिए थे वही एलिमेंट C में भी है। इसका मतलब क्या हुआ, आर्बिट्रेरी एलिमेंट सेट A का C में है, इसका मतलब A का ऑल एलिमेंट C में होगा। तो खिचड़ी का दाना पका है तो सभी दाना पके होंगे, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट यदि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट B में C में चला गया, इसका अर्थ ये हुआ कि A के ऑल एलिमेंट C में कंटेन होंगे। जब सेट A के ऑल एलिमेंट C में कंटेन होंगे, इसका मतलब A के सबसेट होगा C का। इट मीन्स all element of set A is also contained in C, that is A subset C, A subset C, A subset C। लिख लिया, जब प्रूव हो तो इस प्रकार से प्रूव कर लीजिए। अब आगे आता है चौथा स्टेटमेंट। तो वैसे भी बहुत जो सिंपल ना वही दिया है, वैसे अवश्य भी निकाल दिया जिसमें ज़्यादा दिमाग लगते। लेकिन ये तो चौथा नंबर के बाद पार्ट if A subset B and B subset C, नहीं A not subset of B और B not subset of C, ऐसे ना है।
implies and is not subset of C, यही ना लिखा है, is not subset of C। ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स है, ये बताना है, तो फॉल्स है, फॉल्स है। एग्जाम्पल देखें क्यों फॉल्स है, ठीक है। लेट A is equal to 1 2, B is equal to 2 3, और C is equal to 1 2 4, 1 2 4। तो यहाँ देखो सेट A के आल एलिमेंट B में कंटेन है क्या, A is not सबसेट ऑफ B। अब B के पूरे एलिमेंट C में कंटेन है क्या, B is not सबसेट ऑफ C। हाँ, A के पूरे एलिमेंट C में कंटेन है, A सबसेट C है, और उसमें लिखा है A not सबसेट C। Here we see that, here we see that A is not subset of B and B is not subset of C, but A is subset of C। जबकि क्वेश्चन में दिया था A is not subset of C होगा हमेशा, पर यहाँ तो ऐसा आ रहा है यदि A सबसेट नहीं है B का और B सबसेट नहीं है C का, तो A सबसेट होता है C का, A सबसेट होता है C का। Hence लिख लो, hence A is not subset of B and B is not subset of C, need not imply that A is not subset C। कोई जरूरी नहीं है कि A is not subset C, ये सबसेट C भी हो सकता है, ठीक है ना, सबसेट C, ठीक है। आगे फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या है, इफ X belong in A and A is not subset B and X belong in B, then X belong in B, then X belong in B, X belong in B। ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, लेट A इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 एंड B इज इक्वल टू ले लेते हैं, B इज इक्वल टू 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है। क्लियरली 1 बिलोंग इन A, 1 A का मेंबर है एंड A इज नॉट सबसेट B, A इज नॉट सबसेट B है नहीं, A के पूरे एलिमेंट B में है क्या, नहीं, A इज नॉट सबसेट B, hence but 1 belong in B, but 2 belong 1 X belong in, हाँ क्या बोल रहा है, X belong in B, X belong in A है ना, 1 belong in A लिए और A is not subset B, तो वही 1 is not belongs to B, 1 does not belongs to B। वो कहता है कि 1 belong in B होगा, पर 1 कहाँ बिलोंग करता है B। सेट A का कोई एलिमेंट है, वह एलिमेंट B में नहीं होगा यदि A सबसेट B नहीं है। ये कहता है S बिलोंग इन A, S बिलोंग इन B होगा यदि A इज नॉट सबसेट ऑफ B, ये कहता है। तो यहाँ पे देखते तो है, हमें सेट लिखा है, एक A ले लिए 1 2 और B ले लिए 2 3 4 5, ये देखते हैं कि इसके पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं है B का। अब सेट A का एक एलिमेंट 1 कंफर्म है, क्योंकि 1 A है सेट A का, 1 बिलोंग इन A।
और वन ए नॉट सबसेट ऑफ बी बटे यहाँ पे वन बिलोंग इन वन डज नॉट बिलोंग्स टू बी है, जबकि वो कहता है कि वन एस बिलोंग इन बी होना चाहिए। एस बिलोंग इन जो एस का मेंबर है, ए का मेंबर है, वही मेंबर बी में भी होना चाहिए। ए और बी के सबसेट ना होने पर भी यदि ए सबसेट नहीं है बी का तो सेट ए का कोई एलिमेंट एक्स जो लिए हैं तो वह एलिमेंट बी में होना चाहिए। ये कहता है ऐसा, पर ऐसा है नहीं। इस एग्जांपल से क्या क्लियर हुआ कि हम देखते हैं कि ए के सेट ए ले लिए और बी ले लिए, और एक ऐसा सेट लिए हैं ए और बी के ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन नहीं है। जब ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट नहीं होगा बी का। तो यहाँ ए इज नॉट सबसेट बी। अब यहाँ देखते हैं कि एक एलिमेंट लेते हैं सेट ए का वन बिलोंग इन ए है, लेकिन यही एलिमेंट बी में कहाँ है? वही ना कहता है कि एस बिलोंग इन ए है तो एस बिलोंग इन बी भी होगा, कहता है, और है नहीं, है ना। जो एलिमेंट सेट ए का लिए हैं वही एलिमेंट वो कहता है बी में भी होगा। तो हम सेट ए का एलिमेंट वन ना लिए हैं तो वन कहाँ है बी में? यदि वन बिलोंग इन बी का आ जाता तो हम कहते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू है, पर आ तो नहीं रहा है ना। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं है। और संयोग बस यदि हम टू बिलोंग इन ए चूज किए होते, क्या चूज किए होते? टू बिलोंग इन ए, और ए इज नॉट सबसेट बी, टू बिलोंग इन बी है। हाँ, वो हमेशा की बात न कर रहा है। ऐसी स्थिति भी तो हो सकती है कि हम सेट ए का एलिमेंट ले तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई एलिमेंट बी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। लिख लेना क्लियरली बिलोंग इन ए, हेंस x belong in A and A is not subset of B, the need not implies that x belong in B। कोई जरूरी नहीं है कि x B को बिलोंग करे। अगला देखो 6 नंबर, if A subset B then if S belong in A implies S belong in A। ये तो सही बात है। A सबसेट है B का, MP सबसेट ऑफ इंडिया, MP सबसेट ऑफ इंडिया। यदि MP एक मेंबर है, हम एमपी से बिलोंग करते हैं तो हम इंडिया को बिलोंग करेंगे। क्या दिया है? वही तो हुआ इसका। या ये हम बोल सकते हैं कि ये सबसेट ऑफ बी है। जो यदि कोई एलिमेंट बी का मेंबर है तो वह कभी मेंबर नहीं होगा, क्योंकि ए के पूरे एलिमेंट बी में कंटेन होते हैं। जैसे मान लो एमपी सबसेट ऑफ इंडिया, एमपी सबसेट ऑफ इंडिया। अब अमेरिका का कोई आदमी इंडिया में बसा है, तो अमेरिका में रहने वाला मान लो मोहन है, तो मोहन डज नॉट बिलोंग्स टू इंडिया, देयरफॉर मोहन डज नॉट बिलोंग्स टू एमपी। ठीक है, ये बोल रहे थे ए सबसेट बी है, एस बिलोंग इन ए, एस बिलोंग इन बी। उसमें एस बिलोंग इन क्या है? यदि कोई एलिमेंट बी का मेंबर नहीं है तो वह एलिमेंट ए का भी मेंबर नहीं है। ये बात सही है, ठीक है। जैसे एमपी सबसेट ऑफ इंडिया और मोहन यदि इंडिया को बिलोंग नहीं करता तो मोहन एमपी को भी बिलोंग नहीं करेगा। ट्रू है स्टेटमेंट, ठीक है। इसको लिख लेना होगा।